हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। इससे पहले हमने लिटरेरी टर्म्स को 80 टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम 81 से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, अच्छा ये बाय मिस्टेक 82 मार्क हो गया है। इट्स ओके। ग्रीक ड्रामा। ड्रामा का जो ओरिजिन है वो ग्रीक कल्चर से ही हुआ था। सबसे पहले वो ग्रीक में ही ड्रामा लिखे जाते थे। जो उनके गॉड थे डायनोसियस, उनके ऑनर में परफॉर्म होते थे ये ड्रामा। उसके बाद ग्रीक ड्रामा रोमन कल्चर में आए, रोमन से फिर इंग्लिश में आए। तो इसीलिए ग्रीक ड्रामा, ओरिजिनल ड्रामा का ग्रीक से ही हुआ है। और इसके ग्रीक ड्रामा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइटर हैं एस्कलिस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इनकी ट्रेजिडी बहुत फेमस ट्रेजिडी है। सोफोक्लिस की ओडिपस रेक्स हो गई, इसकी एस्टर ट्रायोलॉजी हो गई एस्कलिस की। तो ग्रीक ड्रामा मतलब ड्रामा का ओरिजिन ग्रीक कल्चर से ही है, वहीं से ही शुरू हुआ था ये ड्रामा। नेक्स्ट है हाइकू। हाइकू क्या होता है? एक जापानीज पोइट्री होती है। इसमें 3 लाइन्स होती हैं। 5 सिलेबल पहली होती है, वो 5 सिलेबल होती है। दूसरी 7 सिलेबल होती है। तीसरी 5 सिलेबल होती है। 3 लाइन होती है। और इसका जो भी सब्जेक्ट होता है मेनली नेचुरल इमेजरी ही होता है इसमें। जैसे ये द ओल्ड पॉन्ड है, बाय मैत्सो बासो के द्वारा लिखा गया था। ये जापानीज पोइट है। और इसमें ये देखो, एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, ये 5 सिलेबल है। द फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, ये 7 सिलेबल हो गई। और नेक्स्ट स्प्लैश साइलेंस अगेन, 5-7-5 का पैटर्न फॉलो होता है इसमें। नेक्स्ट है हैमर्शिया। हैमर्शिया क्या होता है? हैमर्शिया को याद करने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो, हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। तो हथौड़ा जब सिर पे पड़ता है तो अपने आप उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो हैमर्शिया में भी यही है कि कोई कैरेक्टर होता है, वो अपनी लाइफ में एरर करता है, उसी एरर की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो जो इसका एग्जाम्पल है मैरी शेली का फ्रैंकस्टाइन। फ्रैंकस्टाइन लिखा गया था 1818 में। इसको गोथिक नोवेल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें गोथिक एलिमेंट्स भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रैंकेस्टाइन होता है वो गॉड को एक तरह से चैलेंज करता है। खुद को गॉड ही समझता है कि अगर गॉड ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो उसमें एक ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करता है, और वो ही ये उसकी एक एरर होती है। जो ह्यूमन बीइंग को बनाता है वो उसी को ख़त्म कर देता है। तो ये हैमर्शिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कैरेक्टर की खुद की गलती की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। नेक्स्ट है हरलम रेनेसा। हरलम रेनेसा क्या है? ये अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है उसके पास हरलम नाम की जगह है, वहाँ से शुरू हुआ था। 1910 से 1930 के बीच में ये शुरू हुआ था। जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं उनसे रिलेटेड है ये हार्लम रेनेसा। इसमें क्या होता है कि जो म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया था। हार्लम रेनेसा मूवमेंट ब्लैक राइटर्स क्रिएटेड वर्क एंड सेलिब्रेटेड ब्लैक कल्चर एंड फोकलोर। इसमें क्या होता है, जो ब्लैक राइटर्स हैं उन्होंने उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी फोकलोर को बहुत सेलिब्रेट किया था। और अमेरिका में क्या था कि जो ये स्लेव थे, अफ्रीकन थे, उनको स्लेव बोला जाता था। वो एज स्लेव ही आए थे साउथ अफ्रीका से। उनके साथ बहुत बुरा बिहेव होता था जब वो स्लेव थे। तो उनकी जो हार्डशिप थी उनके बारे में उन्होंने बहुत ओपनली एक्सप्लोर किया है कि बहुत बुरा हाल था उनका, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। तो इसी को हरलम रेनेसा कहते हैं, जो ब्लैक राइटर्स के द्वारा वर्क लिखे गए थे इस टाइम पीरियड में। इसको निग्रो रेनेसा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हेलेनिज्म। हेलेनिज्म एक तरह से जो ग्रीक कल्चर था, एंशियंट ग्रीक कल्चर, उसकी आइडियोलॉजी, वो कल्चर, पैटर्न ऑफ लाइफ, उसी को हेलेनिज्म बोलते हैं। जब उसके बाद के वर्क थे, उन वर्क में अगर किसी राइटर की इंस्पिरेशन थी वो ग्रीक कल्चर से थी, उसको हेलेनिज्म मतलब ग्रीक कल्चर ही था। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके जिन जिन लोगों ने ये वर्क लिखा था। द टर्म इज ऑल्सो अप्लाइड टू द आइडियल्स ऑफ लेटर राइटर्स एंड थिंकर्स हु ड्रा देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक, एंशियंट ग्रीक में। तो चाहे वो स्टोरी है, चाहे वो नोवेल है, चाहे वो ड्रामा है, पोइट्री है, अगर उसका सब्जेक्ट है, उसमें जो आइडियल्स यूज़ किए गए हैं, जो बिलीफ है, वो ग्रीक कल्चर से लिए गए हैं, तो वो भी एक हेलेनिज्म का ही टाइप का वर्क है। उसी फिलोसफी को उसमें लिखा गया है। मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है कल्चर एंड एनार्की, ये हेलेनिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें इसमें भी उसी से ग्रीक कल्चर से इंस्पिरेशन ली गई है। नेक्स्ट है हेरोइक कपलेट। कपलेट मतलब कोई भी लाइन पोएम की 2 लाइन्स। और हेरोइक कपलेट मतलब जब उसका सब्जेक्ट हेरोइक हो। ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। राइम स्कीम, राइम करती हुई 2 लाइन्स, उनको कपलेट बोलते हैं। और राइम का मतलब जैसे लाइफ है, 5 है, ये एक दूसरे से राइम करती है ना, लाइफ 5, कैट मैट, जिस तरह से होता है ऐसे ही। द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर 1400, इसमें ये इसका एग्जाम्पल है हेरोइक कपलेट का।
नेक्स्ट है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, सॉरी। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है कि ये एक तरह से वर्क को एनालाइज करने का एक तरीका होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस वर्क को ये बता रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसको जज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसको एनालिसिस करते हैं इन अ बेटर वे। तो इसमें क्या होता है कि वो जो भी कोई भी टेक्स्ट है जो लिखा गया है उस टाइम पे जो दूसरे टेक्स्ट प्रोड्यूस हुए थे उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, लोगों के बिलीव्स क्या थे, कल्चर क्या थे, इन सब कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के उसको जज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कैन बी फाउंड इन द वर्क ऑफ मिशेल फुको एंड जोनाथन गोल्डबर्ग। ये हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है होमरिक सिमली। होमरिक सिमली क्या होता है? एक तो सिमली होती है जिसमें सिंपल कंपैरिजन होता है कि शी इज लाइक अ काउ, शी इज लाइक अ काउ, तो इसका मतलब वो बहुत सीधी सादी है, सिंपल कंपैरिजन हो गया। और होमेरिक सिमली का मतलब ये होता है कि एक ही पर्सन है या थिंग है उसको कई तरह से कंपेयर करते हैं। जैसे किसी की ब्यूटी को कंपेयर किया जाता है कि चांद के जैसा उसका चेहरा है, बाल उसके हिरनी जैसी चाल है, नागिन जैसे बाल हैं, इस तरह से बहुत ही इलेबोरेट वे में कंपैरिजन किया जाता है। मतलब सिंपल कंपैरिजन नहीं होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से उसको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या होता है कि इसमें लोगों का, वो जो भी ह्यूमनिस्ट थे उनका बिलीव था कि ह्यूमन को एडमायर करना, ह्यूमन कल्चर को, ह्यूमन बीइंग को एडमायर करना, ना कि गॉड और थियोलॉजी को। और ह्यूमन को वो इसलिए एडमायर करते थे क्योंकि ह्यूमन जो है वो नॉलेज से अपने आप को बेटर कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, सिविलाइज्ड पर्सन बना सकता है। तो ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जो ग्रीक और क्लासिकल नॉलेज है उसको हम पढ़ के अपने आप को और सिविलाइज कर सकते हैं। तो दिस स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट मैन इज अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड बिकॉज मैन होता है कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ बाय लर्निंग। तो जो पोएट थे, राइटर थे, आर्टिस्ट थे, उनको क्लासिकल नॉलेज था, वो अगर अपने वर्क में क्लासिकल नॉलेज को लेके जाएंगे तो वो एक तरह से ह्यूमैनिटी को लीड करेंगे इन ए बेटर वे लिविंग के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमर। ह्यूमर एक तरह से कॉमेडी ही होता है। बेन जॉनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश ड्रामा में। और इसमें एक फिलोसफी थी, उससे पहले थ्योरी थी। उसमें क्या बताया गया था कि हमारी बॉडी में 4 फ्लूइड होते हैं और उनमें किसी से किसी एक में भी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो ह्यूमर निकलता है। तो वो 4 टाइप के फ्लूइड क्या होते हैं? नंबर 1 होता है द ह्यूमर ऑफ ब्लड। जब ब्लड में इम्बैलेंस हो जाए तो उसमें क्या होता है कि अ मैन एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा सोचने लग जाता है जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, उसमें होप बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फैलम। फैलम मैक्स वन एक्सेसिवली काम एंड डोसाइल। इसमें वो बहुत काम होता है, लाइफ में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, कितनी भी टेंशन हो, वो बहुत काम रहता है। इसकी वजह से भी ह्यूमर पैदा होता है। नेक्स्ट है कॉलर। कॉलर मैक्स वन हाईली इल टेम्पर्ड। इसमें जल्दी गुस्सा आ जाता है अगर ये इम्बैलेंस हो तो। और ब्लैक बाइल इम्बैलेंस हो तो उसमें वो एक्सट्रीमली मेलंकलिक रहता है, बहुत ज़्यादा सैड, उदास सा रहता है। तो इन चारों में से किसी में भी इम्बैलेंस हो तो उसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है और उसी से ह्यूमर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, इंटेंशनली एग्जेजरेशन जो होता है उसी को हाइपरबोल बोलते हैं। हाइपरबोल इज़ अ कॉमन इन लव पोइट्री। लव पोइट्री में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो भी लवर होता है वो अपनी बिलवर्ड को जब एडमायर करता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। इसका सिंपल एग्जांपल है आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता हूँ। मतलब एक हफ्ते तक तो कोई भी नहीं सो सकता, तो बस इसी को एग्जैजरेशन में बताया गया है। नेक्स्ट है इमेजिज्म। इमेजिज्म क्या होता है? इमेजिज्म एक मूवमेंट था, इसमें जो विक्टोरियन पोइट्री थी, जो रोमांटिसिज्म था, उसके अगेंस्ट ये आया था। एक तरह से जो उनके व्यू थे उनको रिजेक्ट किया था। इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ों को क्लियर और सिंपल और विजुअल इमेज में प्रेजेंट किया गया था। एजरा पाउंड इसके फाउंडर माने जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो 1908 में टी हेल्म का वर्क था उसमें इमेजिज्म को देखा गया था। मतलब ये उसी फिलोसफी को फॉलो करता था ये जो वर्क था। और इन ए स्टेशन ऑफ मेट्रो बाय एजरा पाउंड, ऑटम बाय विलियम कार्लोस विलियम, ये वर्क हैं जो इमेजिज्म से रिलेटेड हैं, इसी फिलोसफी को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इन मीडिया रस। इन मीडिया रस क्या होता है
बीच में से कोई भी ड्रामा है, प्ले है या हम मूवीज़ देखते हैं, वो बीच में से शुरू होती है, हमें उसकी पहले की स्टोरी नहीं पता होती है कि पहले क्या हुआ था। सिंपली मूवी में कोई मर्डर दिखा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके सीन अनफोल्ड होते हैं कि किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। तो इसी को इन मीडिया रस बोलते हैं। आर्स पोएटिका में जो एंशियंट रोमन पोएट थे होरेस, उन्होंने जो यंग पोएट्स थे उनको एडवाइस किया था कि कोई स्टोरी को इस तरह से शुरू करो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वे होता है। तो होमर का जो नैरेटिव पोएम है द इलियाड, उसमें होमर ने क्या किया था कि रीडर्स को सीधा वॉर का जो भी बैटल फील्ड था वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। ट्रोजन वॉर चल रहा था, फिर वो वॉर क्यों हुआ, बाकी स्टोरी जो थी उसको उसी के दौरान अनफोल्ड किया गया था। नेक्स्ट है इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी ये क्रिटिसिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें विमसेट और बियर्डसली दो राइटर थे, उन्होंने अपने वर्क द वर्बल आइकन 1946 में इसको प्रेजेंट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक वर्क उस टाइम फैलेसियस होता है जब हम सिर्फ टेक्स्ट को देखने की बजाय जो ऑथर का इंटेंशन होता है उसको कंसर्न ज़्यादा करते हैं ना, एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं उनको ज़्यादा कंसर्न करते हैं, ना कि उस टेक्स्ट को। तो ये एक तरह से फैलेसियस हो जाता है। Wimsatt and Beardsley held that the design or intention of the author is neither available nor desirable as a standard for judging the success of a work of literary art. कोई भी लिटरेचर का पीस है, कोई भी लिटरेरी वर्क है, उसको सक्सेस होने के लिए जो ऑथर का इंटेंशन है या जो भी एक्सटर्नल एविडेंस है उनसे रिलेटेड उसको जज नहीं करना चाहिए। जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर का वर्क है, उसी को जज करना चाहिए। अगर हम दूसरी एक्सटर्नल चीज़ों को ध्यान में रखकर जज करेंगे तो ये फैलेसी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनल मोनोलॉग। इंटरनल मोनोलॉग यही होता है कि एक आदमी बात कर रहा है, मोनोलॉग मतलब एक आदमी बात कर रहा है, और जो उसकी इनर थॉट है, उसका जो इंटेंशन है, उसके प्राइवेट डिजायर्स है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी कैरेक्टर को लेकर, ये सब जब वो बताता है तो उसी को इंटरनल मोनोलॉग कहते हैं। मोली ब्लूम्स मोनोलॉग इन जेम्स जोइस यूलाइसिस 1922 में ये एक इंटरनल मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी में क्या होता है कि सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच देर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन और रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशन होती है उसमें कंट्रास्ट होता है। सबसे ज़्यादा आयरनी तो शायद हम डे टू डे लाइफ में ही फील करते हैं, देखने को मिलती है। जैसे हमारी मम्मी हमें कोई काम के लिए बोल दे और हमसे वो नहीं हो तो वो बोलते हैं कि कर लिया, मतलब उस कर लिया का मतलब ये होता है कि मुझे पता था तुम नहीं कर पाओगे भी। वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, रियलिटी कुछ और है, हम नहीं कर पाए, हो गया तुमसे, मुझे तो पता ही था तुम ऐसा ही करोगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आयरनी इज एसोसिएटेड विद बोथ ट्रेजेडी और ह्यूमर। कई बार काम बहुत बुरा हो जाता है तो वो ट्रेजेडी हो जाती है और कई बार ह्यूमर भी हो जाता है प्रोड्यूस। जोनाथन स्विफ्ट का 1729 में एक वर्क आया था मोडेस्ट प्रपोजल। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो आयरिश पीपल थे वो बहुत पुअर थे और दूसरे लोग, इंग्लिश कम्युनिटी थी वो रिच थी। तो उसने बस ऐसे ही एक स्टायर किया था, वर्बल आयरनी मान सकते हो इसको, कि आप अपने बच्चों को जो भी उनका फ्लैश है, उनका मांस है, उनको रिच लोगों को बेच दो, बच्चों को बेच दो, ताकि जब वो उन छोटे बच्चों को पका कर खाएंगे तो उसकी वजह से आप भी रिच हो जाओगे, वो आपको एक अच्छी अमाउंट पे करेंगे। जार्गन क्या होता है? जार्गन एक फ्रेज है, वर्ड है दैट आर स्पेसिफिक टू अ सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ही यूज़ करते हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं उनकी अलग होती है, मेडिकल वालों की अलग होती है, इकोनॉमिक्स की अलग होती है, कोर्ट की लैंग्वेज अलग होती है। द लैंग्वेज इज ऑफन ओवरली टेक्निकल एंड मे नॉट मेक सेंस टू दोज हु आर नॉट यूज्ड टू यूजिंग इट। तो उनको वो सेंस नहीं होता, जैसे बैंक की लैंग्वेज हो गई। तो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो अलग लैंग्वेज होती है उसी को जार्गन बोलते हैं, वो उसी एरिया में बोली जाती है, उसी फील्ड से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है कुंस्टल रोमन। कुंस्टल रोमन क्या होता है? एक होता है बिल्डिंग्स रोमन, एक होता है कुंस्टल रोमन। इनमें दोनों में ही जो करेक्टर होता है उसको के चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक दिखाया जाता है। लेकिन जो बिल्डिंग्स रोमन होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ उसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट। और जो कुंस्टल रोमन होते हैं उसमें ये होता है कि उसका डेवलपमेंट तो ये दिखाया जाता है चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक। इसमें वो एक आर्टिस्ट बन जाता है, जैसे कोई राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है। तो जब वो आर्ट से रिलेटेड हो जाता है तो उसको कुंस्टल रोमन बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है जेम्स जॉइस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन 1916 में। और लास्ट है लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री जैसे एलिजी है उसको भी लिरिक बोलते हैं, ओड है उसको भी लिरिक बोलते हैं, सोनेट्स भी होती हैं, ये सॉन्ग लाइक होती हैं एंड एक्सप्रेस द स्पीकर्स
पर्सनल इमोशन एंड फीलिंग, पर्सनल इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इसके पार्ट है। एलेजी भी लिरिक ही होती है, ओड भी लिरिक होती है, सोनेट भी लिरिक होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इज एक सोनेट है और ये ही लिरिक पोइट्री का भी, ये लिरिक पोइट्री के अंडर आता है 19th सेंचुरी में। और पी शेली का है ओड टू वेस्ट विंड, तो ये एक ओड है, ये भी लिरिक पोइट्री का ही हिस्सा है, उसी के अंदर आता है। तो आज 100 टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।